नमस्ते दोस्त, मैं रमानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम हाजिर हैं कुछ चुनिंदे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही सेट। क्वेश्चन 1 में है, स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीतलीन दाब क्या होता है। अनुशीतलीन का इंग्लिश होता है डिस्टोलिक। सिस्टोलिक डिस्टोलिक आप ब्लड प्रेशर में जानते होंगे। तो अनुशीतलीन होता है कितना, 80 होता है। यही अगर कहता सिस्टोलिक कहता तो सिस्टोलिक कितना होता है, 120 होता है। और डिस्टोलिक जो होता है 80 होता है। सिस्टोलिक बटा डिस्टोलिक जो होता है 120 बटा 180 होता है। वहीं इसका रेंज जो होता है कितना होता है, 90 से 120। और इसका रेंज की बात करें तो 60 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम किसका क्षेत्र है। डोल ड्रम किसका क्षेत्र है, तो डोल ड्रम जो है विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो है साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच वाला एरिया को जो है कहा जाता है डोल ड्रम। और यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सालों भर जो है पूरा एकदम परपेंडिकुलर पड़ता है, इसलिए यहाँ ताप जो है अधिक रहता है। ताप अधिक रहने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर ऊपर उठेगा, गर्म हवा होकर ऊपर उठेगा और संवहनीय धारा का निर्माण करता है। और वहाँ पे ताप, वहाँ पे जो होता है दाब कम जाता है। हवा, गर्म हवा ऊपर उठने के कारण दाब कम जाता है, इसलिए डोलड्रम का क्षेत्र जो है कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब वहाँ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फतुहात ए आलमगीरी। फतुहात ए आलमगीरी इस्लामी कानून की संहिता के लेखक कौन है। यानी फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक के लेखक कौन है, इनका लेखक कौन है, ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई पुस्तक आलमगीरी है, फतुहात ए आलमगीरी। सार्की मुस्तिद खान की बात करें तो इन्होंने मासिर ए आलमगीरी लिखा। कौन सा, मासिर ए आलमगीरी। वहीं आकिल खां की बात करें तो ये भी औरंगजेब के शासनकाल की ही बुक है, नयाकत ए आलमगीरी। वहीं सिराजी एक बुक लिखे थे आलमगीरी नामा। जिस तरह आप बाबर नामा पढ़ते हैं, हुमायूं नामा, तो आलमगीरी नामा किसके द्वारा लिखा गया, तो काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया। इस तरह जितना भी आलमगीरी है, आलमगीरी आखिर लास्ट में क्यों लग रहा है, चूँकि यह औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, इसलिए ये सारे बुक जो लिखा गया है औरंगजेब के शासनकाल बुक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, वानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना, तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। तो वही आंदोलन से संबंधित है वानर सेना और मंजरी सेना। अच्छा, बात करें 1857, उसमें भी एक प्रतीक चिन्ह था आंदोलन का, क्या था, तो रोटी चपाती। रोटी और खिलता हुआ कमल था। रोटी और खिलता हुआ कमल किसका था, 1857 के क्रांति का था। 1857 के क्रांति का था। और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इस तरह वानरी सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो था कनिष्क बनाया था, जो कि आज अभी दोबारा शुरू कर रहा है चाइना। यही सिल्क मार्ग चाइना फिर से शुरू करना चाह रहा है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक जो है कनिष्क को ही कहा जाता है। अब द्वितीय अशोक कनिष्क को क्यों कहा जाता है, आप जानते होंगे अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुसीमा और संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा था। यानी अशोक जो था बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो था प्रचार किया था। उसी तरह कनिष्क भी जो था बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह भी प्रचार किया था। चाइना, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत वाले देशों में कनिष्क जो है बुद्ध धर्म का प्रसार किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत भी कनिष्क से करवाया था। इसलिए कहा जाता है द्वितीय अशोक। कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। वहीं एक चीज़ और पूछता है क्वेश्चन कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, तो द्वितीय सिकंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जिसको अली गुस्सपा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में है, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 जिस समय विद्रोह हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ही 1857 जैसे महान विद्रोह हुआ था।
और अगर इसमें बात करें लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति के लिए फेमस है। डफरिन की बात करें तो डफरिन से 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885, उसमें किसके शासनकाल था, कौन गवर्नर था, तो लॉर्ड डफरिन था। वहीं कर्नवालिस को हम लोग याद रखते हैं, कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। 1793 में ना 1793 में इन्होंने लाया था अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लाया था, जो कि सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। तो उस पर नागरिक सेवा का जनक इसलिए कर्नवालिस को कहा जाता है, किस लिए, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लाया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में बना था, जमशेदपुर में किसके द्वारा बनाया गया था, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 1907 में बनाया गया था, 1907 में बनाया गया था। यही राउरकेला जो स्टील प्लांट है, राउरकेला कब स्थापना, 53 में स्थापना होता है। वहीं बोकारो का स्थापना होता है 64 में। इस तरह से पहली आयरन स्टील कंपनी कौन सा था, जमशेदपुर, जो कि जमशेदपुर टाटा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में है प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है। एक होता है प्रियदर्शी, एक होता है प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता प्रियदर्शी किसको कहा जाता है, तो अशोक का जो नाम था ना, देवनाम, अशोक का देवनाम था, क्या था, प्रियदर्शी था। अशोक का देवनाम प्रियदर्शी था। प्रियदर्शनी में इंदिरा गांधी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो लौह स्तंभ कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार ऐबक द्वारा बनाया गया था, लेकिन पूरा कौन किया था, पूरा किया था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कीट निम्न में से किससे संबंधित है, कीट आखिर कौन से संघ में आता है। मोलस्का की बात करें तो इसमें वैसे जंतु आते हैं जिसके ऊपर कवर रहता है, जैसे घोंघा हो गया, सितुआ हो गया, ये सब जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। और आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ भी है। और एनिलिडा में जो आता है रेंगने वाला, जैसे केचुआ वगैरह हो गया, ये सब रेंगता है, रेंगने वाला जंतु जो है एनिलिडा के अंतर्गत आता है। वहीं पोरीफेरा के अंतर्गत क्या आता है, पोरीफेरा जो जीव जो है खारे पानी में पाए जाते हैं, वे सभी जो है पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो किला ए कुहना कौन बनवाया था, शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। किला ए कुहना शेर शाह के द्वारा, और शेर शाह के द्वारा एक रोहतासगढ़ के किला भी बनाया गया था। अच्छा, शेर शाह जो शासक था ये अफगानी शासक था। शेर शाह कहाँ का शासक था, अफगान का रहने वाला शासक है, जो कि सूर्यवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 12, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, फेरल का सिद्धांत या फेरल का नियम फेरल का सिद्धांत जो है पवन के दिशा से संबंधित है। पवन के दिशा, इसे बाइलेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बाइज बाइलेट भी कहा जाता है। और इसी से उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दाहिनी की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर मुड़ा हुआ है, इसी सिद्धांत से पता चला था। क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है, तो क्रायोजेनिक जो है निम्न ताप से संबंधित है। और क्रायोजेनिक ताप जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। और वैसे इंजन जो इस ताप पे वर्क करने में सक्षम होता है उसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन का ज़्यादातर प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड लिटन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी हमको गलती वाला छांटना है। तो लॉर्ड लिटन के बारे में देखिए, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, एकदम करेक्ट किया गया था, क्योंकि 1 जनवरी 1877 में ही दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें महारानी विक्टोरिया दिल्ली आती है और उसको कैसरे हिंद की उपाधि जो है दिया जाता है। 1778 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह भी जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया जाता है। इसी में तो सोमरस जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो रहता है सोमरस, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बोला जाता है कि इंग्लिश वर्जन में जो पत्रिका छपेगी और उसका जांच जो है लिटन के
दफ्तर में किया जाएगा, उसके बाद ही उसको बाज़ार में मतलब उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसा नियम बनाया गया था सोमरस को टारगेट करते हुए। वहीं आर्म्स एक्ट की बात करें, यह भी लिटन के द्वारा लाया गया था। इसमें हथियार रखने के लिए बाध्य किया गया था। और 1883 इलवर्ट बिल विवाद, यह जो है रिपन से संबंधित है, इसलिए डी जो सही हो जाएगा। इलवर्ट बिल विवाद जो था, इसी के कारण हुआ था श्वेत विद्रोह। किस लिए हुआ था? इसमें कहा गया था कि यूरोपीय वाले जो यहाँ पे हैं भारत में, इनके विरुद्ध जो मुकदमा होगा उसका सुनवाई जो है भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं, ऐसा इलवर्ट बिल में कहा गया था। जिसके चलते यूरोप वासियों जो है दंगा फसाद कर देता है, जिसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसलिए इलवर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन के काल में नहीं, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या फार्मूला होता है? EmgH। अब कह रहे हैं कि ऊंचाई दुगना कर देंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी दुगना हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 16 में, 15 ओम के एक प्रतिरोध के छोर के बीच का विभवांतर इतना है तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला धारा के मान क्या होगा? धारा का मान जानते हैं क्या होता है? रिलेशन V बराबर I इंटू R होता है। यहाँ हमारा पूछ रहा है धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा, V बाई R। वोल्ट कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। और R कितना दिया हुआ है? 15 ओम। अब देखिए ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना बचेगा? 1/10 यानी 0.1 एम्पियर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लुप्त प्राय हो रहे वन जीवों के विवरण निम्न से किस बुक में किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में किया जाता है। जितना भी लुप्त जीव जंतु हो रहे हैं उसको किस में चिन्हित किया जाता है? रेड डाटा बुक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? तो नौकायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो आडाकुजई, जो कि मलयालम बुक था, आडाकुजई के लिए मिला था। वहीं सुमित्रानंद पद की बात करें तो इन्होंने हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पाने वाले प्रथम कौन थे? सुमित्रानंद पद थे, जो कि किस पुस्तक के लिए? चितंबरा पुस्तक के लिए मिला था। वहीं महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था। और रामधारी दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में है, ब्लास्टिक मिसाइल निम्नलिखित में किसने बनाया था? ब्लास्टिक मिसाइल किसने बनाया था? तो यह जो वर्नर बॉन ब्राउन को बनाया था। ऐसे प्रक्षेपास्त्र का जनक भी कहा जाता है वर्नर बॉन ब्राउन को। तो ब्लास्टिक मिसाइल कौन बनाया था? वर्नर बॉन ब्राउन बनाया था। यहीं अगर एडवर्ड टेलर की बात करें तो टेलर हाइड्रोजन बम विकसित किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा क्या परमाणु बम बनाया जाता है। सैमुअल कोहन जो है रिवाल्वर के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पे आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। यह जो बाजीराव प्रथम कहा था, किससे कहा था? तो शाहू से कहा था। जब मुग़ल का जो सत्ता होता है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, उस स्थिति में जो है बाजीराव प्रथम शाहू से कहता है कि जर्जर वृक्ष हमें इस वक्त जो है जर्जर वृक्ष के तने पे आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएगी। तो उसके उत्तर में शाहू जो जवाब देता है बाजीराव प्रथम को, क्या देता है? आप निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं, क्योंकि उसका पिता कौन होता है? बालाजी विश्वनाथन, इसलिए ऐसा वो बोलता है। तो कौन कहा था? बाजीराव प्रथम यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक हंगरी स्टोन के लेखक कौन है? तो हंगरी स्टोन किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक हंगरी स्टोन है। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो कॉलेज हो जाएगा नई दिल्ली। अगर पूछता नेशनल डिफेंस एकेडमी कहता कहाँ हो जाता? खड़गवासला हो जाता। अगर नेशनल मिलिट्री एकेडमी कहता तो देहरादून हो जाता। अगर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहता तो वेलिंगटन हो जाएगा। सब क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर नेशनल डिफेंस कॉलेज कहा तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा
तो खड़गवासला हो जाएगा। और नेशनल मिलिट्री एकेडमी कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। वहीं वेलिंगटन क्या, नेशनल सर्विस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहेगा तो वेलिंगटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चोलकालीन स्वायत्ता प्रणाली शासन प्रणाली की जानकारी जो है, यानी चोल काल के शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है किस पुस्तक में मिलता है या किस लेख में मिलता है? तो इसका जो मिलता है विवरण उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से ही पता चलता है चोलकालीन शासन प्रणाली क्या था, वहाँ पर कितना कर वसूला जाता था। सारा रिकॉर्ड जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तो 24 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, यानी DLW। तो DLW कहाँ स्थित है? वाराणसी में, जो कि कोच का डिब्बा बनता है। यहीं पेरम्बूर की बात करें जिसको ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहा जाता है, इसमें भी रेल डिब्बा ही बनता है। वहीं चितरंजन में जो है इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाता है और कपूरथला में जो है रेल डिब्बा ही बनाया जाता है। तो डीजल लोकोमोटिव व DLW कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में है ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई है? ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई है? तो 1900 ईस्वी से शुरू किया गया है। अगर 1920 की बात करें तो ओलंपिक खेल में क्या हुआ था, एंटवर्प वहाँ आयोजन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? एंटवर्प। वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज और उसका उद्देश्य और शपथ ग्रहण की परंपरा जो है कब से शुरू किया जाता है? 1920 से किया जाता है। वहीं 1928 जो है मशाल जलाने के प्रथा जो है 1928 से शुरू किया जाता है। एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम से शुरू किया जाता है। वहीं 1926 जो ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। यहीं से जो है शुंभकर जो अभी ओलंपिक में चलता है उसका आरंभ किया जाता है 1926 मैक्सिको ओलंपिक खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव 54, इस तरह से याद रखिए। चुनाव कितना? तो चुनाव 54। वहीं 61 की बात करें तो 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग होता है। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था। शुद्ध सोने के सिक्के जारी कौन किया था? तो शुद्ध सोने के सिक्के के लिए फेमस है कौन? कुषाण। लेकिन इसमें अगर कहेगा सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो कौन जारी किया तो हिंद ईरानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिंद ईरानी। और सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का कौन जारी किया तो हो जाता है गुप्त वंश। लेकिन यहाँ शुद्ध सोने की बात आवे तो शुद्ध सोने में कौन हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। वहीं सातवाहन की बात करें तो सातवाहन में फेमस जो सिक्का था सीसा का सिक्का था। क्या सिक्का? सीसा का सिक्का बहुत फेमस था, जिसको रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन में सीसा का सिक्का रोम से मंगाया जाता था। वहीं इल्तुतमिश में जो सिक्का चलता था, इल्तुतमिश में सिक्का अगर क्वेश्चन पूछे शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किया था तो शुद्ध अरबी सिक्के जो था इल्तुतमिश जारी किया था। 2 सिक्का था, एक चांदी का था जिसको टंका कहा जाता था और एक तांबा का था जिसको जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तांबा वाला जीतल उसको कहा जाता था। और शेर शाह सूरी जो है सर्वाधिक मात्रा में सिक्का ढाला था। इस तरह से शुद्ध सोने सिक्का कौन जारी किया था तो कुषाण वर्क्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला का मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोती मस्जिद कौन बनवाया था तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिर के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मंदिर जो है आप जानते हैं द्रविड़ शैली में ज़्यादातर मंदिर इधर बना हुआ है दक्षिण भारत में, तो इसको प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है तो गोपुरम कहा जाता है। वहीं शिखर जो है हम लोग उत्तर भारत का जो बेसर शैली उसका शिखर जो रहता है गोल गुंबज के आकार के उसको शिखर कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। इस तरह आपको सेट कैसा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे सेट तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग प्रश्न लेके। तब तक के लिए